आप सभी को इलाहाबाद विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत है। शुभ संध्या। एज शेड्यूल फ्राइडे 8 बज चुके हैं। जो लोग अब तक लाइव आ चुके हैं वो विशेष ध्यान रखें कि जो पिछले 2 वीडियो रहे हैं, जो 2 पिछली क्लासेस रही हैं सेक्शन 299 के बारे में, तो आज की क्लास काफ़ी हद तक उस बात पर निर्भर करती है कि उन दोनों क्लासेस को आपने कितनी ध्यान से और कितनी सावधानी पूर्वक किया तो पढ़ा, देखा, सुना, समझा। सेक्शन 299 आपके साथ कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस पर जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा इश्यू आता है ख़ास तौर से पीटी में जो दिक्कत होती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रिलेटेड होती है। और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो प्रॉब्लम दी गई है वो प्रॉब्लम सेक्शन 299 में कंसीडर होगा या सेक्शन 300 में कंसीडर होगा, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि जनरल एक्सेप्शन का कोई क्लॉज जो है वो उस पर काम कर जाए, या ऐसी भी गुंजाइश है कि सिंपल हर्ट या सिंपल ग्रेवियस हर्ट में उसे सिर्फ कंसीडर कर दिया जाए और मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो पीटी में ख़ास तौर से दिक्कत होती है जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में जर्नली आप चीज़ें लिख जाते हैं, समस्या वहाँ नहीं होती। इसके अलावा जो तीसरी समस्या होती है वो होती है जब आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि केवल और केवल आपसे प्रॉब्लम पूछ ली गई किसी क्वेश्चन के साथ लगा के, और वहाँ उस प्रॉब्लम में आपसे उसका डिसीजन मांग लिया गया, वहाँ दिक्कत होती है। तो सेक्शन 299, सेक्शन 300 ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कभी कभी वही मामले जो होते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि हाँ ये सेक्शन 299 होना चाहिए। कभी कभी ऐसे ही मामले कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं हल्का फुल्का, और चीज़ें जो हैं वो 300 में 300 में फॉल कर जाती है। आज बेसिक हम जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 300, ये तो आपके साथ स्टार्ट करना है। आज बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे आपका जो पूर्व पढ़ा हुआ सेक्शन 299 है वो, और सेक्शन 300 है ये, इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने पे इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक सेक्शन 300 जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अरे सारी चीज़ें तो 299 की है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास बेयर हो तो बेयर अपने सामने रख लें, आपको सुविधा होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जितने भी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा रही है, डेथ कॉज किया जा रहा है, तो डेथ कॉज होने में या तो वो प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कंसीडर होगा, ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर वो कंसीडर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शंस जो हमारा पार्ट है उसमें कहीं कंसीडर होना चाहिए। और अगर उन दोनों जगह पे वो फॉल नहीं कर रहा है, वहाँ मैनेज नहीं हो रहा है, तो या तो फिर वो सेक्शन 299 होगा या सेक्शन 300 होगा, या फिर इसके बाद 304 और छोटे छोटे और सेक्शंस हैं उनमें। तो ये 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जो किसी भी मानव की हत्या या मृत्यु कारित होने की दशा में हमें समझ में आते हैं। अब जो खास बात समझनी है, जो खास बात हमें जाननी है वो ये है कि 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक राजस्थान में देखा है, एक उत्तराखंड का है, कि स्पष्ट करिए प्रत्येक मानव वध, स्पष्ट करिए प्रत्येक मानव वध हत्या है लेकिन प्रत्येक हत्या मानव वध नहीं है। ऐसे सिंपली बहुत जनरल फॉर्मेट में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, और उस समय फिर आप लगते हैं निबंध की तरह उसका आंसर देने के लिए, ऐसे लिखने के लिए।
जबकि एग्जैक्टली जो है वो आंसर कुछ और चाहा जा रहा है, कुछ और आपसे डिमांड है। सॉरी, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ मिल रही होगी। एक दूसरे सेल पे एक फ़ोन आ गया था, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ मिल रही होगी। हेलो, सॉरी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मुझे हिंट कर दें। ओके ओके ओके, जस्ट सेकंड, एक सेकंड सिर्फ वेट कर लीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। तो जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ये होती है कि मानव वध और हत्या, इनमें क्या संबंध है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है, और कहाँ से किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, ये समझना एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। प्रत्येक मानव वध, आप ऐसा करिए, एक सर्किल बनाइए, एक गोला बनाइए, एक गोला ड्रॉ करिए, ठीक है, जैसे वेन डायग्राम आप बनाते हैं, तो एक गोला सर्किल बनाइए, ठीक है, और ये जो बड़ा गोला होगा इसके अंदर एक छोटा गोला बनाइए। तो ये जो बड़ा गोला होगा, दिस इज कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध, और ये छोटा गोला जो उस बड़े गोले के अंदर है, ये हत्या या मर्डर होगा। देखिए, मानववध किसी भी कंडीशन में हो वो कहलाएगा मानववध ही, ठीक है। अब उसके बाद उसके जो सरकमस्टांसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हत्या है या फिर वो पार्ट 4 में आता है, या फिर प्राइवेट डिफेंस में आता है, या उपेक्षा पूर्वक मृत्यु हो रही है। ये उसी कल्पेबल होमोसाइड यानी आपराधिक मानव वध के अंदर का पूरा पार्ट है। तो मानव वध जो है वो एक बड़ी पेरिफेरी है, और उसके अंदर हत्या या सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मृत्यु हो रही है वो, या कोई और 304 का पार्ट 2 है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या डावरी डेथ हो रही है, ये अलग अलग कंडीशंस हो गई हैं। लेकिन जो बेसिकली हमारा होगा वो मानव वध होगा, यानी मानव की मृत्यु होगी। अब इसी को जब, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को आप जब एलिब्रेट करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा सेक्शन 299 और सेक्शन 300, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, इनका अंतर आप स्पष्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो एक छोटा सा आपके साथ इंट्रो था इस टॉपिक को लेके। देखिए, मानववध, हत्या, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो इंडियन लॉ है और जो इंग्लिश लॉ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको जानना बेहतर और ज़रूरी होगा। देखिए, इंग्लिश लॉ जो होता है, इंग्लिश लॉ यानी ब्रिटेन का लॉ जो है, उसमें ये प्रिजम्पशन मान ली जाती है, अगर कोई भी मानव वध हुआ, कोई भी डेथ हुई, तो ये प्रिजम्पशन कर लिया जाता है कि ये हत्या है, ठीक है। अब उस मानव वध को वो हत्या की कैटेगरी में नहीं है, ये बात साबित करने का भार जो होता है वो अभियुक्त पर होता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, इंग्लिश लॉ में हर एक डेथ को मर्डर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो डेथ मर्डर नहीं है, इस बात को साबित करने का भार जो होता है वो अभियुक्त पर होता है कि अभियुक्त अपने आप को उस चीज से नीट एंड क्लीन बाहर ले आए। संदेह भी उत्पन्न कर लेता है तो भी उसके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन भारतीय विधि में जो अंतर है वो अंतर ये होता है कि प्रोसिक्यूशन का ये काम होता है कि मर्डर के सारे एसेंशियल एलिमेंट को
वो बियॉन्ड द डाउट साबित करे। ये काम प्रोसिक्यूशन का होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इंडियन लॉ में और फॉरेन लॉ में। यानी कहने का मतलब ये है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इंडियन लॉ में प्रोसिक्यूशन की तरफ होता है, और ब्रिटिश लॉ में ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ऑफेंडर या कल्पित की तरफ से ये होता है, ठीक। ये एक बड़ा अंतर है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो आपकी नॉलेज की डेप्थ का आइडिया हो जाता है कि हाँ, सचमुच आपने किताबों के साथ सर खपाया है, सचमुच आपने पढ़ाई की है, वरना बस लाइन खींचा 299 30 और काम खत्म। चलिए, अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम जो बात करेंगे वो, आप कॉपी पेन आपके पास होगी तो 4 केसेस के नाम मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, 4 केसेस के नाम नोट कराना चाहता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इन सारे केसेस को, चारों केसेस को, आप जो भी आपके पास सोर्स हो, लाइब्रेरी हो, कॉलेज की लाइब्रेरी हो या फिर गूगल पे, इन चारों केसेस को सर्च करिएगा और इनको बहुत डिटेल में पढ़िएगा। पहला केस जो है वो इम्प्रेस वर्सेस गोराचंद गोपी, इम्प्रेस वर्सेस गोराचंद गोपी 1866 1866 1866 5 WR 45। इसमें जो न्यायाधीश थे वो सर बर्न्स पिकॉक थे, सर बर्न्स पिकॉक। वॉइस क्लियर है? अब सभी को स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रहा है? ठीक है। दूसरा जो केस है इम्प्रेस वर्सेस इम्परर है, इम्परर वर्सेस गोविंदा, जिसको आप आर वर्सेस गोविंदा के नाम से जानते हैं। इम्परर वर्सेस गोविंदा, ILR 1876 1 बॉम्बे 342। ये दूसरा केस है। तीसरा केस जो है हमारा लीडिंग केस है वो है बरकत उल्ला दूसरा केस जो था वो इम्परर वर्सेस गोविंदा का था। साइटेशन है ILR 1876 1 बॉम्बे 342। ये दूसरा केस था। तीसरा केस जो है वो बरकत उल्ला वर्सेस इम्परर 1887 PR 62। और तीसरा जो है वो है इंदर सिंह वर्सेस इम्परर AIR 1929 लाहौर 157। सेक्शन 299 और 300 के डिफरेंस को जानने के लिए जब तक आप इन तीनों केसेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक, ये चारों केसेस, तब तक आप ये मान के चलिए कि हाँ, स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होगी। और जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि हत्या जो है वो साबित करने का भार APO पर होता है, अभियोजन पर होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी फैक्ट होगा।
तो इन चारों केसेस को आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होगा, हालांकि समराइज मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इनमें से पीटी में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है, पीटी में पूछ ली जाती है। गोराचंद गोपी के केस में मैंने बताया सर बर्न्स पिकॉक इसके न्यायाधीश थे, और आर वर्सेस गोविंदा में सर मेलविल, बरकतुल्ला में प्लाउंडन, और इंदर सिंह के केस में न्यायमूर्ति दिलीप सिंह जी ये इनके वर्डिक्ट थी, इन्होंने डिसीजन दिया था, ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 299 और 300 दोनों में डिफरेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि भाषा पढ़ने में दोनों एक जैसी लगती है, दोनों के जो फैक्ट हैं वो लगभग दोनों की जो एसेंशियल कह सकते हैं वो लगभग सिमिलर हैं। लेकिन एक अगर सामान्य तौर पे हम देखें तो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है रिजल्टेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी। ये बात दिमाग में रखें, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको संभाव्यता, लाइकली वर्ड के लिए मैंने आपको 3 ऐसे सिमिलर वर्ड भी बताए थे। एक तो लाइकली है, दूसरा पॉसिबिलिटी है और तीसरा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये तीनों वर्ड इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। लाइकली मतलब संभाव्य, पॉसिबल माने संभावना, और प्रोबेबिलिटी माने क्या परसेंटेज होगा, क्या संभावना होगी। लास्ट का वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस किया था। तो 299 जो है वो लाइकली की बात करता है, संभाव्य है, लाइकली की बात करता है। लेकिन सेक्शन 300 जो है वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, लाइकली का परसेंटेज थोड़ा कम होगा। जब हम दोनों सेक्शन को, सेक्शन 299 और सेक्शन 300 दोनों सेक्शन को उठा के देखते हैं तो दोनों सेक्शंस में हमें कारित कार्य से मृत्यु यानी जो डेथ कॉज हो रही है वो हमें मिलता है, आशय भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें दोनों सेक्शन में हैं। लेकिन जहाँ बात आशय की है तो आशय अगर है, चाहे वो 299 है और चाहे वो 300 है, दोनों में आशय का होना मस्ट है, ठीक है। और इसको आगे डिटेल करते हैं। दोनों सेक्शन जो हैं, सेक्शन 299 और 300 दोनों में आशय जो है, आशय की मात्रा जो होगी, अगर आशय थोड़ा कम है तो सेक्शन 299, और अगर आशय, वॉइस नहीं आ रही है, आई एम ऑबिड, और मेरी आवाज़ आ रही है, एनीवन, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़, मेरी वॉइस आप सबको मिल रही है, मुझे प्लीज़ हिंट करें। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो सेक्शन 299 और सेक्शन 300 दोनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आशय की मात्रा होती है, ठीक है। अगर हमारा इंटेंशन कम मात्रा में है, अगर हमारा इंटेंशन कम मात्रा में है तो सेक्शन 299, और आशय हमारा इंटेंशन ज़्यादा ग्रेविटी वाला है तो सेक्शन 300। लेकिन बात सिर्फ इतने पे सीमित नहीं हो जाती कि हाँ आशय कम होगा तो 299, आशय ज़्यादा होगा तो 300। सिर्फ इतना होता तो इतनी सारी बहस नहीं होती और इतना इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों सेक्शंस को डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। देखिए, गोराचंद गोपी के केस में
जो बातें निकल के आई थी, 5 ऐसे लीडिंग केस, 4 ऐसे लीडिंग केस मैंने आपको बताए हैं। ये चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस हमारा था गोराचंद गोपी का, गोराचंद गोपी के केस में ये कहा गया था कि अगर सेक्शन 300 के जितने अपवाद हैं उन अपवादों को छोड़ दें, ठीक है, सेक्शन 300 के जो अपवाद हैं उन अपवादों को छोड़ दें, तो अपवादों को हटाने के बाद अगर हमारा मामला अपवादों में नहीं आ रहा है तो वो धारा 300 के अंतर्गत हत्या होगी। लेकिन अगर अपवादों के साथ है, अपवाद कंसीडर हो रहे हैं, तो वो 299 हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में इसे कहा गया था। उन मामलों को छोड़कर जो धारा 300 के अपवादों में आते हैं, मानव वध सदैव हत्या होगी, ठीक है। अगर 300 के अपवाद हम हटा दें तो प्रत्येक दशा में जो मानव वध होगा वो हत्या होगा, मर्डर होगा। देखिए सेक्शन 299 का जब पार्ट 3 आप उठा के देखते हैं, बेयर में आप उठा के देखिए, इसका तीसरा हिस्सा जो है सेक्शन 299 का, वो ज्ञान की बात करता है। यानी ऐसा कार्य करते समय उस व्यक्ति को ज्ञान हो कि मृत्यु संभाव्य है। सेक्शन 299 का पार्ट 3 जो है वो ये कहता है, ज्ञान की बात करता है। तो अगर किसी कार्य का ज्ञान है करते समय, ठीक, और साथ में आशय संयुक्त है, तो आशय और ज्ञान के साथ जो कार्य किया जाएगा वो सदैव हत्या की कैटेगरी में आता है। इसी पे फिर से आप याद करिए, चतुर सिंह का केस मैंने आपसे कहा था, वहां मृत्यु तो कारित हुई, ना ही आशय था और ना ही ज्ञान था, ठीक है। तो अगर हमारा मामला आशय और ज्ञान के बिना है, ना ही आशय है और ना ही ज्ञान है, तो उस परिस्थिति पे हमारा मैटर जो होगा ना 299 होगा और ना ही 300 होगा। ये बात ध्यान रखने की है। फिर या तो वो किसी और मैटर में आएगा, वो जनरल एक्सेप्शन या प्राइवेट डिफेंस या कहीं और कंसीडर कर दिया जाएगा। तो आशय और ज्ञान का दोनों में सेक्शन 299 और 300 दोनों में होना कंपल्शन होता है। अब तीसरी बात जो ध्यान रखने की इसमें इस केस में बताई गई थी, 3 बात बताई गई थी। पहली आपसे मैंने बताई कि अगर ज्ञान यानी 299 का पार्ट 3 वहां है, ठीक, तो वो सेक्शन 300 में कंसीडर किया जाएगा। अगर ज्ञान और आशय दोनों नहीं है तो वो ना ही आपराधिक मानव वध होगा, ना ही हत्या होगी। और तीसरी बात जो निकल के आई थी इस केस में, वो क्या मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय था। जो चीजें एग्जामिन की जाएगी वो यही एग्जामिन की जाएगी कि क्या जो डेथ कॉज की गई है वो डेथ कॉज करने का क्लियर एकदम साफ इंटेंशन था। अगर साफ इंटेंशन है कि हाँ डेथ ही कॉज करनी थी, तो फिर वो सेक्शन 300 में फॉल करेगा। और अगर इंटेंशन जो है वो डेथ कॉज करने का, प्योरली डेथ कॉज करने का नहीं होगा, तो फिर वो सेक्शन 299 में कंसीडर होगा। इसके बाद ये तो मैंने आपसे बताया गोराचंद गोपी के केस में ये बातें जो हैं वो कंसीडर की गई थी। अब इसके तुरंत बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा लीडिंग केस है वो खूब पढ़ते हैं आप, आर वर्सेस गोविंदा। आर वर्सेस गोविंदा के फैक्ट भी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ बताया था। एक व्यक्ति जो है वो अपनी 15 वर्षीय पत्नी को पीछे से धक्का देता है और धक्का देने के बाद उसके सीने पे सवार होता है, उस पर मुक्कों से प्रहार करता है और एक मुक्का जो है वो उसकी लेफ्ट आईज पे लग जाता है, आंख पे लग जाता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल इंजरी और ब्लीडिंग के कारण उसके ब्रेन में ब्लड आ जाता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है।
ये मामला जो है जब सेशन कोर्ट के पास आया तो सेशन कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया। अब इस मृत्युदंड को कंफर्मेशन के लिए जब हाई कोर्ट के पास भेजा गया तो हाई कोर्ट में 2 जजेस थे। एक जज जो थे वो लॉर्ड कैम्बेल थे और दूसरे जज जो थे वो न्यायमूर्ति नाना भाई हरिदास, ये 2 न्यायाधीश थे। और ये दोनों न्यायाधीशों के अपने अपने मत जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, आपको पता है जब आप CRPC पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि मृत्युदंड अगर सेशन ने दिया है तो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए जाता है। तो इसी कंफर्मेशन के दौरान दोनों जजेस थे, उन दोनों जजेस के बीच में कंट्राडिक्शन था, मत जो थे वो एक नहीं थे। इस वजह से इसे एक तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया। ठीक है, और तीसरे न्यायाधीश जो थे वो लॉर्ड मेलविल थे। ठीक है, लॉर्ड मेलविल ने इन सारे इंसिडेंट को देखा और देखने के बाद उन्होंने जो सेक्शन 299 और सेक्शन 300 में जो अंतर उन्होंने स्पष्ट किया, वो अंतर ये कहा कि अगर सेक्शन 299 और 300 दोनों में पहला पार्ट अगर आ रहा है, पहला हिस्सा, दोनों का पहला हिस्सा जो है वो क्या है, इस आशय के साथ, ठीक है, पहला हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि अगर आशय है तो सेक्शन 299 और 300 दोनों में से किसी में भी अगर वो आ रहा है मैटर और आशय जो है वो एकदम क्लियरिफाई है, तो उस कंडीशन में श्योर है कि डेथ ही होगी, हत्या ही होगी। ठीक है, और अभियुक्त जो होगा वो हत्या के लिए दायी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपको वो इसलिए होता है कि देखिए, अगर डेथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 300 को अप्लाई करना है तो पहले उसे 299 में फॉल करना ही होगा। अगर वो 299 में फॉल नहीं कर रहा है तो 300 के मैटर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने की होती है कि अगर कोई मामला जो मर्डर के लिए है, कल्पेबल होमोसाइड के लिए है, जिसको हम आपराधिक मानव वध के कहते हैं, अगर वो हमें आपराधिक मानव वध से हत्या की कैटेगरी में ले जाना है, मर्डर की कैटेगरी में ले जाना है, तो सबसे पहले उसे 299 की जो सर्कमस्टांसेस है वो फुलफिल करनी होगी। जब तक वो पहले 299 में फॉल करेगा और जब वो 299 में फॉल कर जाएगा तब उसे क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या ये 300 में आ सकता है। अगर वो 300 में आ सकता है तो उसे 300 में ले आएंगे, और अगर 300 में वो नहीं आ सकता है तो फिर 299 से ही उसको क्लियरिफाई कर देंगे, वहीं से उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो इसी वजह से जरूरी हो जाता है। आपराधिक मानववध हुआ जहां मृत्यु कारित हुई, ठीक है, और वो मृत्यु अगर आशय और ज्ञान के साथ हो रही है तो 299 तो अपने आप अप्लाई हो गया, बस मामला जो है वो उसमें ना आए, जनरल एक्सेप्शन में ना आए कहीं भी। ठीक है, तो वो 299 में पहले तो आ ही गया, यानी आपराधिक मानव वध तो होगा ही होगा। अब आपराधिक मानव वध के बाद हम उसको चेक करते हैं सेक्शन 300 में जो सर्कमस्टांसेस दी गई हैं उनमें हम उसे क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये 300 में इसे हम लेके आ सकते हैं। अगर 300 में उसे लेके आ सकते हैं तो उस दशा में ये 300 में आ जाएगा, और अगर 300 में आने की गुंजाइश नहीं बन रही है तो 299 में तो ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। जो चीजें हैं वो बेसिक ये है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस था बरकतुल्लाह वर्सेस इम्परर। बरकतुल्लाह वर्सेस इम्परर का केस जो है उसके थोड़े से जो डिसीजन था उसमें कंक्लूड करके ये कहा गया कि अगर धारा 300 के 5 अपवाद, ठीक है, धारा 300 में जो 5 अपवाद दिए गए हैं,
पांचों अपवाद को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, धारा 300 के चारों खंड में से एक या एक से अधिक, चारों खंड, ठीक है, जो चार खंड है, यानी पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 अपवाद जो हैं वो प्राइमा फेसी फुलफिल हो रहे हों, उसके अधीन रहते हुए जो हमारे 4 खंड हैं धारा 300 के या सेक्शन 300 के, अगर वो उनमें से एक या किसी एक से ज़्यादा के अंतर वो आ रहे हैं तो उस दशा में वो मर्डर होगा। और अगर जो 4 पार्ट हैं उनमें से किसी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं उनमें से किसी में नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर 299 हो जाएगा। और अगर अपवाद है तो अपवाद के साथ भी वो 299 में चला जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि धारा 300 लागू होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मैटर जो है वो 299 में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हमारा मैटर जो है वो 299 एकदम क्लियरिफाई 299 हो, उसमें कहीं शक शुबा ना हो, कोई शंका ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि धारा 300 में जो 5 अपवाद दिए गए हैं उन 5 अपवादों में तो नहीं है, हमें ये चेक करना होगा। अगर 5 में से कोई अपवाद वहां है तो फिर 299 में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर जो 4 कंडीशन 399 में दी गई है, अगर उनमें से कोई एक या अधिक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर उसे 299 से पकड़ेंगे और 300 में लाके हम मामले को बैठा देंगे, ठीक है। हर कार्य जो धारा 299 के अंतर्गत आता है और धारा 300 के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो हत्या नहीं है और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध है। ये जो स्टेटमेंट वहां था, ये प्लीज़ अगर एडमिन से कोई हो तो ये स्क्रीन से इनको हटा दें, थोड़ा डिलीट कर दें, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एडमिन ग्रुप से अगर कोई सामने हो, कोई अगर लाइव क्लास में अटैच हो एडमिन ग्रुप से, तो ये सोनम जी को डिलीट करें। शायद कोई है नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 299 है, 299 एकदम प्योरली क्लियरिफाई है कि 299 है, ठीक है, और 299 के रहते हुए, 299 के रहते हुए अगर ये माना जाता है कि वो मैटर 300 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है, 300 के जो हमारे 4 एसेंशियल हैं वो इसमें कंसीडर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध होगा। और आपराधिक मानववध को हम अगर इस तरह से देखें तो 3 इसकी क्लासेस को हम डिवाइड कर सकते हैं आपराधिक मानववध को, ओके। तो आपराधिक मानववध को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसकी 3 कैटेगरी को हम पा सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो न्यूनतम है, जिसमें सबसे कम की डेंसिटी होती है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें एवरेज डेंसिटी होती है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब ये डेंसिटी जो है वो हम पनिशमेंट के बिहाफ पे हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो पहली जो न्यूनतम कैटेगरी होगी, उस न्यूनतम कैटेगरी में या तो कोई दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि या तो न्यूनतम कैटेगरी जो होगी उसमें जुर्माना जो होगा केवल या तो जुर्माना होगा या 10 वर्ष तक अप टू 10 ईयर तक का पनिशमेंट होगा, और या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। ये मिनिमम कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल कैटेगरी होती है उसमें 10 वर्ष से आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट, 10 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये पनिशमेंट का प्रोसेस है और इसके साथ जुर्माना होगा।
और तीसरा पार्ट जो तीसरा इसका क्लास होगा वो मैक्सिमम होगा, वो हत्या होगा, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड या अगर जुर्माने का भी कुछ ऐसा है तो वो डाला जा सकता है। यानी आज जो हमारा आपराधिक मानववध है, बेसिक जो है वो पूरा का पूरा केवल 299 है। 299 में भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपसे मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इंटेंशन, रिजल्टेंट और नॉलेज। ये 3 चीज़ें हैं, यानी इंटेंशन भी था, रिजल्टेंट में डेथ हुई और हमारा इंटेंशन भी था। ये 3 चीज़ें अगर फॉल कर रही हैं तो वो अपने आप 299 में आ जाएगा। और अगर 299 में आने के बाद उसमें 300 के 5 अपवाद नहीं आ रहे हैं तो 299 में वो स्टेबल रहेगा, बना रहेगा। और अगर वो 5 अपवाद नहीं आ रहे हैं और जो सेक्शन 300 के 4 पार्ट हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अगर उसमें फॉल कर रहा है तो फिर ये शिफ्ट कर जाएगा 300 में। ठीक है, ये जो बातें थी ये हमारी जो हमारा केस था बरकतुल्ला के केस में इन सारी चीज़ों को सेटिसाइड किया गया था, डिसाइड में दिया गया था। इसके बाद जो हमारा लास्ट लीडिंग केस है, हालांकि बहुत सारे केसेस हैं, आप आईपीसी उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा केस लॉ जो हैं वो आपको 299 और 300 में मिलेंगे। लेकिन जो लीडिंग केसेस का मतलब है यहाँ से हम इनको डिसाइड करने का तरीका ढूंढते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300। और जब इसके डिफरेंस को आप लिखेंगे तो इन चारों के केसेस को लिखे बिना, इनको डिस्क्राइब किए बिना या इसके बारे में बताए बिना आपके आंसर कंप्लीट नहीं होंगे। तो इंदर सिंह वर्सेस सम्राट या इंपरर, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस दिलीप सिंह जी थे। ठीक, अब इस केस में जो बातें कहीं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आशय से मिश्रित आचरण, ऐसा आशय, ठीक है, आचरण जो आशय के साथ हो, किस चीज का, मृत्यु कारित करने का। ठीक है, अगर आपका आचरण या किसी व्यक्ति का आचरण आशय के साथ है, और आशय किस चीज का, मृत्यु कारित करने का, तो ये हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध है। सिर्फ आशय है, ठीक है, और उस आशय के साथ जो आचरण किया गया, जो एक्ट डन किया गया, ठीक, तो अगर ये है तो केवल और केवल ये हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध यानी 299 है। ठीक है, और अगर 300 की किसी आपवादिक कंडीशन है, वही बात यहां भी जो अभी मैंने आपसे कही कि 300 की किसी आपवादिक स्थिति में वो नहीं आ रहा है, तो उस दशा में ये 299 में तक सीमित रहेगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने इस केस में ये बताया कि शारीरिक ऐसी क्षति कारित करना जो मृत्यु कारित करने के लिए संभव है, हत्या की कोटि में आने वाला मानववध है। साशय ऐसी शारीरिक क्षति जो मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य है, हत्या की कोटि में आने वाला मानववध है, जब तक कि धारा 300 के 5 अपवाद यहां ना आ जाएं। दूसरी बात यह कही गई थी, और तीसरी बात कही गई थी, यदि मृत्यु उस कार्य का अधिकतम अधिसंभाव्य परिणाम है, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट है, ठीक है, तो वो हत्या का अपराध है और केवल संभाव्य प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लाइकली है, तो वो 299 होगा। ठीक, ये डिफरेंस इस केस में बताया गया इंदर सिंह वर्सेस सम्राट इंपरर के केस में। अगर किसी मैटर में जो डेथ कॉज हो रही है, ठीक है, वो अधिकतम अधिसंभाव्य परिणाम, इस शब्द का मतलब समझिए, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी जो होने की गुंजाइश है वो ज्यादा है। जैसे आप पासे फेंकते हैं तो पासे फेंकने में अगर
1, 6, 4, 5 इनकी आने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर देन 2 और 3 के, तो ये प्रोबेबिलिटी है, यानी जिस चीज की होने की ज्यादा संभावना है, तो अगर किया गया कार्य जो है उस कार्य से मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये हत्या होगी। और अगर संभावना जो है वो कंपेयर देन कम है, तो फिर ये 299 होगा। ठीक, इसके अलावा भी और भी थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन अगर बेसिकली अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें हम, तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये, आज मैंने 300 बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी जो है वो इंटेंशन और नॉलेज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ग्रेविटी जो अभी एक क्वेश्चन है कि ग्रेविटी कैसे पता चलेगी, तो ग्रेविटी जो है वो इंटेंशन और नॉलेज पर पता चलेगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा कम समझ का है, समझदार है लेकिन कम समझ का है, तो कंपेयर देन एक समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति से कम समझदार है, तो यहां उसकी ग्रेविटी जो है वो कम होगी। तो कंक्लूड करने का जो चीज है वो यही है कि आप अच्छी तरीके से ये बात समझ जाइए। हालांकि कल आपके साथ सेक्शन 300 के एसेंशियल्स पार्ट जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज जो था वो सिर्फ इतना था कि 299 और 300 में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर अंतर नहीं मालूम होगा तो बात वही है कि 299 और 300 लगभग लगभग एक जैसी लगेगी। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हमारा मामला जो है बिना किसी अपवाद के, बिना किसी सरकमस्टांसेस के सबसे पहले 299 में अपने आप आना चाहिए। ठीक है, अगर वो 299 में आ गया तो अब हम ये देखते हैं कि क्या उसके 300 में यानी एक स्टेप और बढ़ने की गुंजाइश है। अगर गुंजाइश है तो क्या गुंजाइश है? गुंजाइश ये है कि सबसे पहले वो पांचों अपवादिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि मामला हमारा कहीं जनरल एक्सेप्शन या इन सारी चीज़ों में नहीं आ रहा है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो 4 कंडीशन 300 में बताई गई है, 4 खंड जो बताए गए हैं, उनमें से कोई एक या एक से अधिक कहीं कोई भी शर्त जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये डिफरेंस था, ये 4 केसेस थे। इन चारों केसेस को इंदर सिंह वर्सेस एम्परर, गोराचंद गोपी वर्सेस एम्परर, ठीक है, और आपका आर वर्सेस गोविंदा, ठीक। तो ये केसेस जो हैं, इन तीनों चारों केसेस को आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। गूगल से अगर हो सके, आपके पास किताबों में ये ना मिल पाए, कहीं लाइब्रेरी में ना मिल पाए, आपको मैंने साइटेशन भी इसीलिए बता दी है कि अगर आप कोर्ट वगैरह कहीं जाते हैं, वहाँ से आप AIR वगैरह पा सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिए। हथियार से जी, तो ये चीज़ें जो हैं वो, अब ग्रेविटी की बात जो थी, अभी इस पे एक कमेंट आया है कि जो स्टेप्स किए गए हैं, जो घाव किए गए हैं, ठीक है, या जो मारने का तरीका है, ठीक है, वो कितना था कि डेथ की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बात इस पे भी डिपेंड करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी जब सेक्शन 300 आपके साथ स्टार्ट किया, आज तो 300 आपके साथ शुरू भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ डिफरेंस था, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखने की है। और अक्सर आपसे सेक्शन 299 और 300 में आपसे जी आर वर्सेस गोराचंद गोपी जी, ठीक है, तो आज आपसे यही दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की बात थी, ठीक। अक्सर सवाल के साथ, प्रॉब्लम के साथ ये पूछ लिया जाता है। और अब आपसे बात करते हैं कि जो पीटी में आपके साथ जो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, पीटी में जो कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है वो क्या 299 की है या 300 की है, ठीक है, ये समस्या होती है।
तो ये बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर वो जनरल एक्सेप्शन का मामला नहीं है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन का मामला नहीं है, तो ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि 299 तो होना ही होना है। अगर जनरल एक्सेप्शन है तो फिर आप वहीं से उसे ढूंढ अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं, अलग कर दीजिए। और अगर जनरल एक्सेप्शन का मामला नहीं है तो वो 299 तो श्योर होगा, इस बात के लिए क्लियरिटी है। अगर उस प्रॉब्लम में सेक्शन 299 का पहला हिस्सा, पहला खंड, और सेक्शन 300 का पहला खंड, ये दोनों उपस्थित हैं, तो ये मान के चलिए कि ये श्योर डेथ है, मर्डर है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में मर्डर का जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पाई जा रही हैं। क्यों? मैंने आपसे यही कहा 299 तो होगा ही होगा। अगर 300 का कोई भी एक मैटर वहाँ आ जा रहा है, और अगर प्रोकोपन नहीं है और ये पांचों अपवाद वाली कंडीशन नहीं है, तो फिर वो 299 से निकल के 300 में आ जाएगा। और अगर वो 300 की सर्कमस्टांसेस चारों में से कोई एक कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वो 300 में आएगा। हालांकि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये वेरी करता है, कभी कभी मामला परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। परिस्थितियों के बारे में कल आपसे हम इस बारे में चर्चा भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपके साथ ये था, ज़रूरी था कि इसको अलग से पढ़ाना। और अगली क्लासेस यानी कल की जो होगी वो आपके साथ सेक्शन 300 को स्टार्ट करेंगे विथ इसके जो चीज़ें हैं वो, ठीक। अगर इसमें कोई आपके पास, हालांकि सवाल की कोई बहुत गुंजाइश नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई करें, बार बार आपसे कहता हूँ पढ़ाई करिए। आज आपकी जो मेहनत है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर रंग लाएगी। लगे रहें, सतत प्रयास करते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल शाम को 8 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू, गुड नाइट।